2020 अधिगम के यानी लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल देती है, सीखने के कौन से तरीकों पर बल देती है, किस प्रकार सीखना चाहिए। पहला है अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। बल तो और भी चीजों पर बल दिया गया है, इस पर भी बहुत ज्यादा बल दिया गया है कि जिसमें बच्चा अपना खुद करके सीखे। कैसे सीखे? खुद करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे। किसके माध्यम से सीखे? जिसमें बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, तो ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे। किसके माध्यम से सीखे? जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे, खुद करके सीखे। इस पर आपके एनईपी 2020 ने बल दिया हुआ है। जिसमें बच्चा जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, इनको इंटीग्रेट करके सीखे, यानी कि इनको एकीकृत सीखे। ठीक है, इनको एकीकृत प्रणाली के माध्यम से सीखे। इस पर आपके बल दिया गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स सीखता है, आर्ट्स सीखता है या कुछ और एक्टिविटीज सीखता है, तो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है डिजिटल लर्निंग। तो भैया आपका डिजिटलकरण को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, और डिजिटल लर्निंग की बात आपके एनईपी 2020 में भी कही हुई है। एनईपी 2020 में तो यहां तक कहा हुआ है कि भाई आपकी डिजिटल लाइब्रेरी और बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिससे बच्चा इजीली तरीके से चीजों को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और अपनी नॉलेज को बिल्ड कर पाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपका एक पोर्टल और बनाया हुआ है। क्या पोर्टल बना हुआ है? एक आपका दीक्षा नाम का पोर्टल की भी इसके अंदर बात हुई है, दीक्षा नाम के पोर्टल की, जिस पर मान लीजिए बच्चों को कुछ ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है या एनसीईआरटी वगैरह किताब पढ़नी है, कुछ और स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़नी है, इसके माध्यम से पढ़ सकता है। टीचर को हेल्प लेनी है, टीचर के डेवलपमेंट की बात करनी है, इसके माध्यम से उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो दीक्षा नाम के पोर्टल की बात इस पर की हुई है। अगर किसको इसकी फुल फॉर्म पता है तो जरा फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इन सब की बात, डिजिटल लर्निंग की बात इसके अंदर कही हुई है। तो दूसरा ऑप्शन भी भाई यहां पर ठीक है। साइंटिफिक लर्निंग की इसके अंदर बात हुई है कि बच्चों को साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना है। जो प्रणाली पहले से चली आ रही है उनकी जगह एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ाना है, स्मार्ट अप्रोच के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, ये वाली बात भी कही हुई है। लर्निंग बाय डूइंग मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये मेरा आप लोगों के ऊपर एक एहसान हो गया। ठीक है, तो यहां पर चारों ही ऑप्शन भाई आपके सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। एनईपी 2020 के अंदर इन चारों की ही बात यहां पर कही हुई है। ठीक है, तो फोर्थ आंसर यहां पर सही है। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एनईपी 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देता है, यानी कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देता है, उसके ऊपर आपको आंसर लगाना है कि किस प्रकार की पेडागोजिकल अप्रोच आपको यूज करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वो आपको बताना है। पहला ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि जब बात आ जाती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, जब बच्चा बार बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस करेगा, किसी काम को बार बार करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से एक चीज बढ़ती है, वो होती है रोट लर्निंग। क्या होती है? वो होती है आपकी रोट लर्निंग। एक ही चीज को बार बार करने से रोट लर्निंग होती है। एनईपी 2020 ने कहते हैं रोट लर्निंग बच्चों को हमें नहीं करानी, रोट लर्निंग की जगह हमको बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करानी है। क्या करानी है? हमको बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है। किसकी? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि हमको बच्चों को समझ पर आधारित चीजों की ओर लेकर जाना है। जिस बात को आपके सीबीएसई ने भी कहा है कि सचिन भाई साहब अगर आपको मौका मिले तो इन बच्चों को कह देना कि रटकर मत आ जाना, वरना हम इनको टांग देंगे। ठीक है, मैंने कहा जी हम तो पहले ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको रोट लर्निंग नहीं करानी बच्चों को, और आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करानी। जहां पर भी एग्जाम में दिख जाए तो इसको ड्रिल कर देना। ठीक है, यानी इसमें छेद कर देना, इसको गलत काट देना। अगला रोट मेमोराइजेशन। देखो रोट की बात आ जाएगी तो रोट के रोड तोड़ देना, मतलब इसको भी देखते गलत काट देना, ये भी कभी आपके एग्जाम में सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो रोट के क्या करोगे? रोड उड़ा दोगे इसको भी, ये भी आपके एग्जाम में कभी सही नहीं हो सकता। बच्चों को आप याद नहीं करा सकते, प्रत्यस्मरण नहीं करा सकते, रोट लर्निंग नहीं करा सकते, मेमोराइज नहीं करा सकते कुछ भी। ठीक है, अगला आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। जी हाँ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करानी है, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुट अप कर सके, जहां पर बच्चे की क्यूरियोसिटी को यानी उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके कि बेटा और पूछ, जितने क्वेश्चन पूछने पूछ, मैं तेरे लिए आज बैठा हूं या बैठी हूं, और जितना तुझे पूछना है। ठीक है, पूछ बेटा जितना भी पूछना है। ठीक है,
जहां पर डिस्कशन बेस्ड अप्रोच का यूज किया जा सके, बच्चों से आपस में क्या किया जा सके, डिस्कशन किया जा सके, ठीक है, जहां पर उसके दोस्त यार है आपस में डिस्कशन कर सके, तो ऐसी पेडागोजिकल अप्रोच को यूज करना है। उसके अलावा एक दो पॉइंट और लिखिए जो आपके एनईपी 2020 में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, हालांकि और भी लिखे हुए हैं लेकिन ये दो भी आपके पूछे जाते हैं। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को आपको डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच को यूज करना है आपको, इसकी जगह अप्रोच लिख लो, थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच को आपको यूज करना है जहां पर बच्चा खुद चीजों को मतलब अपने आप करके सीखे, यानी डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच का मतलब है खुद खोजबीन करके जब वो बच्चा चीजों को सीखे। मान लीजिए बच्चों को आपने कोई काम दे दिया कि बेटा एक काम कर, जा घर से इस काम को अपना खुद करके लाना है, ठीक है, कि आपको जो है ना 5 रंगों के नाम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखिए, उनके ऊपर खोजबीन करके लाइए। बच्चा घर पर जाएगा, 5 रंगों के नाम देखेगा, कोई जानवरों पर देखेगा, कोई पौधों के देखेगा, कोई कहीं और देखेगा, उनकी खोजबीन करेगा, खोजबीन करके लोगों से पूछेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, और उसके बाद खोजबीन करके फिर वो टीचर को रिजल्ट देगा। तो होमवर्क की जगह आपकी डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच को ज्यादा इफेक्टिव माना गया है, ठीक है। तो होमवर्क हो गया या फिर जो आपका असाइनमेंट होता है, तो इनकी जगह आपको किसके इफेक्टिव माना गया है, इनकी जगह आपको डिस्कवरी बेस्ड अप्रोच को इफेक्टिव माना गया है। तो इस वाली पेडागोजिकल अप्रोच का यानी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति का आपको यूज करना है, ये बात आपके एनईपी 2020 ने कही हुई है। इसके अलावा आपको लर्नर सेंटर अप्रोच का यूज करना है। किसका? लर्नर सेंटर अप्रोच का यूज करना है, यानी कि बाल केंद्रित अप्रोच का आपको यूज करना है, क्योंकि सारी चीजें किसके लिए हो रही है? बच्चे के लिए सारी चीजें हो रही है। इसके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? ठीक है, तो ये कुछ आपकी पेडागोजिकल अप्रोच है जिसका यूज आपको एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा भैया आपका? क्या पूछा था, किसको बढ़ावा देती है? तो इन दो चीज को बढ़ावा देती है। थर्ड एंड फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी ये मत कहना सर यहाँ तो केवल लिखा है, तो केवल पेडागोजी के लिए नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ आंसर के लिए केवल लिखा है। ठीक है, और वैसे भी केवल अब आपका 90% तक ठीक होता है। सीबीएसई वालों ने कुछ मेरे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड के साथ चीटिंग करी हुई है, ठीक है, तब से थोड़े से वो हल्के पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने भी समाधान निकाले हुए हैं उनके, कराऊंगा आपको दोबारा से। ठीक है, जैसे पिछली बार चले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर मारते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, सही दे रहे हो आप लोग। अब अगले के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है वो आपको बताना है, किस पर फोकस किया हुआ है इन ऑप्शन में से। पहला दिया हुआ है आपको बहुविषयकता शिक्षा की बात करती है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करती है। एनईपी 2020 के अंदर चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 आपका दिया हुआ है टुवर्ड्स आ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, टुवर्ड्स आ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ठीक है, समग्र और बहुविषयकता शिक्षा, ये चैप्टर नंबर 11 दिया हुआ है एनईपी 2020 के अंदर। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर ये वाली बात की हुई है कि जो बच्चे का जो विकास होता है, समग्र जो विकास होता है, जिसके अंदर विकास के आपके सारे आयाम आ जाते हैं, जिसमें आपकी बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाती है, बच्चे के आपके स्वयंगात्मक विकास आ जाते हैं, बच्चे के आपके सामाजिक विकास आ जाते हैं। इन सभी को एकीकृत करके उसको उजागर किया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए, एकीकृत तरीके से किया जाए। ठीक है, तो ये सब आपके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में आ जाते हैं। भाई जब आप बच्चों का एक साथ में सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे, जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है, अभी तो हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है ना, लेकिन जैसे पहले के जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम था, ठीक है, जो पहले की जो प्रणाली थी, एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर एक साथ में बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी एजुकेशन दी जाती थी। अब तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए एक खाली कॉलेज भी देखने को मिल जाता है, या एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक आपका इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। बट पहले तो मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल जितने भी टॉपिक है, एक अकेला आदमी भी काफी रहता था। तो इसके अंदर ये वाली बात हो रही है कि बहुविषयकता शिक्षा, मतलब आप मल्टीपल सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाइए, एक जगह पर पढ़ाइए और इंटीग्रेट करके उसका आप डेवलपमेंट करिए, ये वाली बात आपके इसके अंदर कही हुई है। ठीक है, पोल भाई पोल के चक्कर में मत पड़ो आप। रिगिड करिकुलम की बात नहीं करता, यानी कि कठोर पाठ्यक्रम की बात नहीं करता, ये बात करता है आपके लचीले पाठ्यक्रम की। किसकी? लचीले पाठ्यक्रम की बात करता है। इनफैक्ट आपके पाठ्यक्रम में ये कमी तक की बात करता है। कौन? एनईपी 2020 बात करता है। ठीक है, आंसर तो इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये बात तो आपके समेटिव असेसमेंट की नहीं करता, ये बात आपके किसकी करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की करता है। किसके? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करता है, जिसके ऊपर हम ये अब आगे आने वाले हैं। उसके अलावा ये परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात नहीं करता। मैंने भी क्या बताया
कैसे शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने की बात करता है? ये बात करता है आपके बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखना मेरी ड्राइंग क्या बना दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा समझाते समझाते मैंने बना क्या है, वैसे है क्या है, बनी क्या है ड्राइंग। ठीक है, तो पता नहीं समझाते समझाते मेरा हाथ क्या घूम गया, मुझे खुद पता नहीं चला। ठीक है, चलिए, ऐसा लग रहा है कुछ आलू से आपस में बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला है आपका अजर्सन, आपको दिया हुआ है, अभिकथन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अभिकथन के ऊपर देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका। एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि स्टेटमेंट आपका पूरा नहीं लिखा हुआ सही प्रकार से। पूरा स्टेटमेंट आपके एनईपी 2020 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बच्चों को जो आप शिक्षा देना चाहते हो या बच्चों को जो आप शिक्षण देना चाहिए आपको, वो कम से कम उनकी 5वीं क्लास तक उनकी मातृभाषा में देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो सके तो 8वीं क्लास में तक देना चाहिए या उससे भी आगे देना चाहिए। मतलब मातृभाषा को इतना महत्वपूर्ण माना है आपके एनईपी 2020 ने कि एटलीस्ट आपको 5th क्लास तक तो देना ही देना है, उसके बाद 8th क्लास तक भी दे सकते हो, उसके आगे तक बाकी की भी शिक्षा भी आप उनकी मातृभाषा में उनको दे सकते हो। तो पूरा स्टेटमेंट ये है जो बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठता है। बट 5th क्लास आप इसको भी सही मान सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी मातृभाषा को इतना महत्वपूर्ण माना है आपके एनईपी 2020 ने। जितने भी सभी डॉक्यूमेंट है सभी ने इसको मातृभाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है कि बच्चे की मातृभाषा जो होती है, ये बात मैं आपको हर क्लास में बताता हूं कि उसको सम्मान देना चाहिए, ज्यादा ज्यादा अवसर देने चाहिए बच्चों को बातचीत के, और उसको हमेशा इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अजर्सन ठीक है, कारण क्या दिया है इसमें कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं यानी सार्थक कंसेप्ट को अधिक तेजी से सीखते या समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बात आप बच्चे की मदर टंग में यानी बच्चे की मातृभाषा में आप उनको समझाओगे जल्दी समझ जाएगा, लेकिन अगर दूसरी भाषा में समझाओगे तो बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो बच्चा जो कंफर्टेबल फील करता है, अब जैसे मेरी भाषा हिंदी है, अब हिंदी में कोई बात मुझे कहेगा कोई तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहूंगा उसके साथ में। अगर कोई दूसरी भाषा बोलने लग जाए तो मैं सोचूंगा यार बस मैं कुछ बोलूं ही ना, मैं चुप ही रहूं या मुझसे कोई सवाल ही ना पूछे। ठीक है, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो जाऊंगा उसके सामने। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या होता है, जो सार्थक अवधारणाएं होती है उनको अधिक तेजी से सीखता है बच्चा मातृभाषा में। तो दोनों ही ठीक है, और यहाँ पर जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही, तो आंसर नंबर फर्स्ट के साथ में यहाँ पर चला जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपको क्या कहता है, इसके ऊपर नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एनईपी 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? ध्यान से सुनना, किसको प्रस्तावित नहीं करती है उसके ऊपर जरा नजर डालते हैं। पहला है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये तो मैं आपको बताता हूं हर बात की, लर्न हाउ टू लर्न, कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, इस बात को आपका एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है। जैसे सीटेट के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, कुछ बच्चे तो जाते एकदम टूट जाते हैं, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, मेरा दोस्त कह रहा है ये पढ़ो, एक दो टीचर का देख लिया उन्होंने कहा ये पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। सबसे पहले ये देखो, अगर आपका कोई पेपर है तो उसको पास कैसे करा जाए, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर ये देखो आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर दिए जाते हैं, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। यानी कि किसी पेपर को निकालने से पहले ये देखो कि उसको पास कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। इसी बात को आपका एनईपी 2020 कहता है कि सीखने को किस प्रकार सीखा जाए, लर्न हाउ टू लर्न। तो पहली बात यहां पर पहली ठीक हो गई। ठीक, दूसरा कहता है विषय वस्तु में बढ़ोतरी, जी नहीं, विषय वस्तु में बढ़ोतरी नहीं, विषय वस्तु में कमी की बात करता है। यानी जो यहाँ पर कंटेंट रहता है, बच्चे जो पढ़ते हैं, जो कंटेंट लाते हैं, इनफैक्ट जो उनका बैग होता है, किताबें होती है, उनमें कमी की बात करता है एनईपी 2020 कि ज्यादा मत लादा जाओ भाई, ज्यादा कंटेंट बच्चों के ऊपर मत ला दो, जैसे हमारे ऊपर लाते थे कि ये भी काम करके लाना है, वो भी करना है, ये भी करो वो भी करो। हर टीचर का प्रेशर अलग अलग रहता था, किसी का काम करके ना लाओ, फिर वो हाथों पर ऐसे ऐसे डंडे मारता था, हाथों पर हर जगह मारता था। ठीक है, डंडे जो मारता था। बट एनईपी 2020 ने कह दिया कि नहीं, कंटेंट में कमी करो, वृद्धि मत करो, कंटेंट में कमी मत करो। अभी उस टाइम पर पॉलिसी हमारे टाइम में नहीं आई, हमारे टाइम में सारे काम करवा लिए टीचर्स ने, अच्छा खासा फोड़ भी दिया हमको। ठीक है, तो कंटेंट में बढ़ोतरी नहीं, कंटेंट में कमी की बात करता है। तो ये तो आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, साथ के साथ लगाता हूं पॉजिटिव नेगेटिव लगाता जाता हूं। उसके अलावा 360 डिग्री समग्र प्रगति का कार्ड यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस रिकॉर्ड की बात कार्ड की बात करता है। देखो इसको जरा समझना, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको जरा मैं आपको एक फोटो के माध्यम से समझता हूं।
समझाता हूं, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, एनईपी 2020 ने कहा कि जो बच्चों को प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जो बच्चों को अब प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जिसको आप प्रगति पत्र या उन्नति पत्र के नाम से कुछ भी हिंदी में बोल दीजिए, ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। हमारे टाइम में तो प्रगति पत्र हमको मिलता था, 100 में से अगर हमारे नंबर सही आ गए तो बात बन गई, और सही नहीं आ गए तो उसके बाद घर वालों की गाली या उल्टे सीधे ताने, इस तरीके से बात देखने को मिल जाती थी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोग्रेस कार्ड अब बच्चों को मिलेगा, तो उस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर बच्चों के 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल आयाम को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मल्टी डायमेंशनल आपका कार्ड बच्चों का देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे के सारे आयाम शामिल किए जाएंगे। और सारे आयाम कौन कौन से? जिसमें बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन को शामिल किया जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष को शामिल किया जाएगा, कि बच्चा जो अपने दिमाग का यूज करके पढ़ रहा है, नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, वो कितना कर रहा है, कितना सीख पा रहा है। ठीक है, जब मान लीजिए उसका पेपर होगा या उसकी नॉलेज का टेस्ट होगा, तो वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, जो उसको नॉलेज दी जा रही है, उस कॉग्निटिव डोमेन का उसका यहां पर असेसमेंट किया जाएगा, जो उसका रिपोर्ट कार्ड जब उसको मिलेगा पूरे साल भर का। उसके अलावा उसके अफेक्टिव डोमेन का भी उसका यहां पर असेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, या कोई चीज पढ़ता है, तो उसके यहां पर इमोशंस भी जुड़े रहते हैं। जैसे आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अपने जो कॉग्निटिव डोमेन का यूज करो ना, लेकिन उसके साथ साथ में आपके यहां पर इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, कि भाई हम यहां पर पढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन पढ़ इसलिए रहे ताकि हम लोग अपने एग्जाम को, सीटेट के एग्जाम को पास कर जाए, ताकि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। तो ये यहां पर बेसिकली आपका मतलब है। तो यहां पर आपके इमोशंस को भी चेक किया जाएगा अफेक्टिव डोमेन के अंदर, यानी आप किस प्रकार से भावात्मक रूप से पढ़कर सीख रहे हो, उसको भी इसके अंदर चेक किया जाता है, इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर। तीसरा, साइकोमोटर डोमेन, यानी कि क्रियात्मक आपके पक्ष को, क्रियात्मक आयाम को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। बच्चा स्कूल में जाकर दिमाग का यूज करके शिक्षा को ग्रहण करता है, भावात्मक रूप से यूज करके अपने शिक्षा को ग्रहण करता है, बट अपना क्रियात्मक रूप से भी, फिजिकल एक्टिविटीज करके भी कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है, कुछ योगा करता है, योगा करके कुछ एक्टिविटीज करके कुछ चीज सीखता है, चेस वगैरह करके कुछ करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के साइकोमोटर डोमेन को भी इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये तीनों आपके किसके अंदर डोमेन शामिल होंगे? आपके इस प्रोग्रेस कार्ड के अंदर इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे का असेसमेंट होगा, वो हर प्रकार से उसका असेसमेंट होगा, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, जिसमें बच्चा अपना खुद से असेसमेंट करवाए, चाहे टीचर्स उसका असेसमेंट करे, चाहे उसके दोस्त यार उसका असेसमेंट करे, चाहे उसके पेरेंट्स उसका असेसमेंट करे, ये सभी प्रकार से उसका बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। हमारा असेसमेंट कौन करता था? पेपर हो गया, पेपर में नंबर ठीक आ गए, या 100 में से 33 नंबर आ गए, ठीक है, और नहीं आए, अरे भगाओ इसे। ठीक है, उसके बाद घर वालों ने धड़ाधड़ तोड़ दिया, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो लेकिन नहीं, अब जो बच्चे का असेसमेंट होगा, उसमें असेसमेंट के इन सभी डोमेन को आपको शामिल किया जाएगा। उसके अलावा असेसमेंट के अंदर यहां पर कुछ चीजें आपको दी हुई है। असेसमेंट के लिए एक परख नामक आपका प्रोग्राम भी चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता हो परख की, जरा फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट के अंदर। तो परख नाम एक आपका सेंटर भी खोला गया है, जो आपके बच्चों के असेस करने के लिए भी चला जाएगा। जरा कमेंट बॉक्स के अंदर परख की बस मुझे फुल फॉर्म बता दो, तो मैं समझ जाऊंगा आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों के असेस करने के लिए ये आपका परख नामक भी चला जाएगा। उसके अलावा अब देखिए, बच्चे का असेसमेंट के लिए कौन कौन सी चीज चलाई जाएगी, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे। बच्चों के लिए क्विज कराई जाएगी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, जो मैंने आपसे कहा, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करेगा, रोल प्ले कराया जाएगा, बच्चे की ग्रुप वर्क कराई जाएगी, पोर्टफोलियो जहां पर होगा बच्चों का। पोर्टफोलियो मतलब एक बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होती है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होती है, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी पोर्टफोलियो होती है, या जिसको कह लीजिए एक फाइल होती है, जिसमें बच्चे का नाम क्या होता है, फैमिली के बारे में जानकारी होती है, बच्चे के जो जो अचीवमेंट्स होते हैं, बच्चे की जो कमियां रहती है, वो सब बेसिकली इस पोर्टफोलियो के अंदर आपका रहता है। जब ये आपका असेसमेंट हो जाता है एक साल भर का पूरे के अंदर, तो ये पोर्टफोलियो एक साल का नेक्स्ट क्लास वाले टीचर को दे दिया जाता है, पिछली क्लास वाले टीचर से। तो नेक्स्ट क्लास वाले टीचर को पता लग जाता है इस फाइल को देखकर, इस पोर्टफोलियो को देखकर, कि हाँ भाई बच्चे ने किस प्रकार से प्रोग्रेस करी है, क्या उसकी कमियां है, जो कमियां है उसके ऊपर सुधारने के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी एस्पेक्ट है, वो सारे बच्चे के असेसमेंट करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से समझोगे। तो आपका इस प्रकार से 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, जो अब बच्चों को दिया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप कहोगे सर इतनी चीजें बच्चों को दी जाएगी? अबे गधो, आपके बच्चों के लिए तो दी जाएगी, और किसी के बच्चों के लिए तो दी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो अच्छी चीज है ना, आपके बच्चों के लिए हो रही है। ठीक है, हमारे लिए तो नहीं हुई। हमारे लिए सिर्फ एक ही होता था, अच्छे नंबर आ गए
ठीक है, हालांकि आते नहीं थे, मेरे खुद इतने ज्यादा नहीं आते थे। और उसके बाद एक ही असेसमेंट होता था, ये वाला, ठीक है, डंडे वाला, धड़ाधड़ डंडे जो है, ठीक है। या फिर उसके अलावा एक वो शब्द निकलते थे, देख फलाने के नंबर आ गए, तेरे नंबर नहीं आए, ठीक है। यानी सिर्फ एक ये जो कार्ड होता था वो कैसा कार्ड मिलता था, कंपैरिजन वाला, यानी तुलना वाला। आप कहते हो सर आप तो मना करते हो कि हमें बच्चों के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं करनी, लेकिन हमारी करी जाती थी। हमारे पेरेंट्स हमारा कंपैरिजन करते थे, देख उसके नंबर आगे, देख उस लड़की के भी आगे, अरे उसके आगे लड़की के आगे, तो हम क्या करें भाई, आगे तो आगे, उसके भी तो देखो जिसके नहीं आए, जो फेल हो गया। तो छुटते कहते थे तू फेल वाले से क्यों अपना कंपेरिजन कर रहा है। तो वहां पर अगर पेरेंट्स को कह दो तो ज्यादा वाले से क्यों कर रहे हो कंपेरिजन, तो भाई इतना कहती तो और तो डाई है, ठीक है। जो 2-4 पैसे मिलते थे वो भी मिलने बंद हो जाते थे, ठीक है। तो घर वालों का अपना ही रहता था। तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव था, ठीक है। अगला देखते हैं, मानकीकृत, आगे पढ़ना ही नहीं है, मानकीकृत आ गया, इसका बताया था, इसको जहां पर भी मिले इसको मानक को अपना देखते गलत काट दो, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां बताया था कौन सी प्रस्तावित नहीं करती, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक ये रहा, एक ये नेगेटिव ये रहा, तो सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, शर्मा जी का लड़का, या शर्मा जी को क्यों आपने इतना बदनाम करा हुआ है, एक स्टीरियोटाइप चला हुआ है, शर्मा जी का लड़का ले लो, ठीक है, चौधरी साहब का लड़का ले लो, और तिवारी जी के लड़के ले लो, और मुंटू साहब के लड़के, पता नहीं कितने कितने लड़के हैं, तो शर्मा जी को ही आपने क्यों बदनाम किया हुआ है इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारी क्लास में तो नहीं मिला कोई शर्मा जी का लड़का, हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी क्लास में तो 2-3 और दोस्त थे, अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका आज तक कुछ पता ही नहीं चला, किन किन वादियों में वो चले गए दोस्त, आज तक पता ही नहीं चला भाई उनका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी क्लास में था एक बड़ा इंटेलिजेंट था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट था, हमें ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री बनेगा आगे जाके, मतलब इतना पढ़ाकू था वो, ठीक है। अब शायद वो सीए के अंडर में है, अब पता नहीं अंडर में कैसे उसकी जेब में रहता है या क्या रहता है, तो इतना इंटेलिजेंट लगता था वो, मतलब अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझता था, हमें तो कुछ सोचता ही नहीं था कि मतलब ये कुछ है, ये अपनी 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 उसमें रहता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धुरंधर भरे रहते थे उस टाइम पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के, नेक्स्ट अगली सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को, देखो यहां पर बात हो रही है यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद करो FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। FLN के नाम से आप लोग इसको याद करो, देखो मुझे याद आ गई भाई अभी उसी की, ठीक है। और पता नहीं कॉन्टेक्ट भी नहीं होता, जितने दोस्त है यार है बचपन के सब बिछुड़ गए, 1-2 ही बस याद है, ठीक है, वरना पता नहीं कोई कहीं है कोई कहीं है, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर बात करते हैं। FLN का क्वेश्चन आ गया, पिछली बार आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए FLN से पूछे गए, वरना पहली बारी में नहीं आया, जब पहली बार आपका ऑनलाइन हुआ तब नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन पिछली बार बहुत आया आपके FLN से। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्राप्त करने का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने डैश नामक परियोजना मिशन आरंभ करा। आंसर देख के लगा दिया होगा, लेकिन जरा इसको समझ लो FLN के बारे में देख लिए। अगला क्या कह रहा हूं मैं भी, अगर हम बात करें FLN की बात करें, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, ठीक है। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो शुरुआत की गई, ये बेसिकली 3 यहां पर पर्पज के लिए शुरू किया गया। इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो 3R से, किससे, 3R से। आप कहोगे सर वही मूवी वाला जो ऑस्कर के लिए जिसका गाना गया था, नहीं, वो 3R वाला नहीं, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक नॉलेज के लिए ये आपका FLN शुरू किया गया, ठीक है। रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक नॉलेज कैसे, यानी कि आपका लिखना, आपका पढ़ना और आपका संख्याओं की नॉलेज के लिए आपके इस FLN नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया। बेसिकली FLN नामक प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जो ड्रॉप आउट की जो समस्या स्कूल के अंदर बनती थी, बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, इनफैक्ट संख्याओं की नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है, काउंटिंग करना तक नहीं आता था, जो छोटी क्लास के अंदर बच्चे, और हम बच्चों को फेल नहीं कर सकते थे, नो डिटेंशन पॉलिसी बनी हुई है, ठीक है। वही बच्चे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उन्हीं बच्चों को संख्याओं की पढ़ने लिखने की समस्या रहती थी, और आगे नेक्स्ट क्लास तक वो बनते जाते थे, उनका बेस वीक रह जाता था, आगे जाके फिर वो स्कूल छोड़ देते थे, ठीक है। तो फिर वो ड्रॉप आउट की समस्या बनती थी, स्कूल छोड़ देते थे, तो सरकार के सामने बड़ी गंभीर समस्या दिखी, तो सरकार ने फिर डिसीजन लिया कि भाई एक काम करो,
आप ऐसा एक प्रोग्राम चलाइए कि हम बाकी के हमारे उद्देश्य तो बाद में देखे जाए, लेकिन कम से कम हम बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज तो हम दे सके। तो उसके लिए आपका ये एफलन नामक प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। तो इसकी आपकी शुरुआत हुई। अभी जो एफलन का आपका प्रोग्राम चला गया, इसका आपका गोल भी डिसाइड हुआ 2025 तक। इस गोल को अचीव करने के लिए इसका आपका ये वर्ष भी आपका निर्धारित कर दिया था, बट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने इसके लिए एक परियोजना भी शुरू करी। उस परियोजना का नाम था आपका निष्ठा या निपुण, निपुण कौन सा, निपुण भारत नामक एक प्रोग्राम आपका शुरू किया गया। और बस मुझे आप लोग निपुण की फुल फॉर्म बता दीजिए। आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के इन्होंने सीबीएसई वालों ने निपुण की फुल फॉर्म पूछी थी। बताइए जल्दी से निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अभी चेक करूंगा। तो निपुण नामक प्रोग्राम शुरू किया गया इसी पर्पज के लिए, ताकि बच्चों को एटलीस्ट पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज दी जा सके। बट यहां पर जो आपका ये ईयर था, इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जो गोल अचीव करने का ईयर था, एफलन के अकॉर्डिंग 2025 है और निपुण के अकॉर्डिंग आपका 2026 ये ईयर है। आपके एग्जाम में ईयर भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है इनफैक्ट आपका। तो ये आपको समझनी है, एफएलएन के अकॉर्डिंग 2025 है, निपुण के अकॉर्डिंग इन एम को प्राप्त करने का जो आपका ईयर है वो 2026 है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, निपुण की फुल फॉर्म बताओ। अभी किसी ने भी नहीं बताया, जल्दी निपुण बताओ, निपुण भारत नहीं, निपुण बताओ जल्दी जल्दी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अच्छा भाई, इन्होंने बिल्कुल सही बताया और इनका नाम है गुंजन सिंह, ठीक है ठीक है। अंकित सिंह, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, ठीक है भाई। लगभग सभी ने जो जो बच्चे बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अहमद आपका भी ठीक है। निपुण की फुल फॉर्म सभी सही बता रहे हो, इसका मतलब आप सभी को आती है। फुल फॉर्म जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या सत्य नहीं है वो आपको बताना है। जरा इसके ऊपर नजर डालिए, ठीक है ठीक है। हाँ भाई देखो, मैं तो करा ही रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आपके एग्जाम तक मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो लेकिन मेरा तो बस वही रहता है, जैसे बच्चों को अब मॉक टेस्ट चाहिए होते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कहीं पर भी। फिर उसके अलावा किसी को मान लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं, फिर वो अपने किताब लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का सोशल साइंस रहेगा, डिटेल में पढ़नी होती है, फिर कुछ और देखते हैं। तो मैंने तो उनके लिए कोर्स शुरू करा था, जिनके लिए कोर्स लेना है तो उनको जाके ले सकता है वो भी कोर्स को, ठीक है। वरना तो मैं आपको आपके एग्जाम तक मैं आपको यही मिलूंगा, आपको पढ़ाता हुआ, ठीक है। तो मैं कहीं नहीं जाने वाला भाई, आपको मैं यही तक आपके एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। हाँ ठीक है। ये क्या बताइए फुल फॉर्म, नेशनल इंटेफेफर प्रिफेंसेंसी। अरे गधो, इसके निपुण की फुल फॉर्म देख लो, गूगल कर लो, दो तीन बच्चों ने सही बताई है बिल्कुल। निपुण की फुल फॉर्म नहीं कर पा रहे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। देखिए अगला देखो, क्या सही नहीं है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के संदर्भ में। पहला, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। किसको ज्यादा एक्टिव, किसको बनाता है, टीचर को। जी नहीं, टीचर को ज्यादा एक्टिव नहीं बनाना, बच्चों को ज्यादा एक्टिव बनाना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, जहां पर बच्चा खुद चीजों को करके सीखता है, तो यहां पर एक्टिव कौन बनेगा, टीचर एक्टिव बनेगा, बच्चा एक्टिव बनेगा, बच्चा एक्टिव बनेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ये तो ठीक है। पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, अनुभवात्मक अधिगम यानी अपने अनुभव से सीखना। तो अनुभव से कैसे सीखेगा, पिछले अनुभव को नए अनुभव से जोड़ दो। तो भाई ये तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पूरी तरह से पारंपरिक किताबों ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से पारंपरिक किताबों को बढ़ावा देने पर आधारित नहीं है, कुछ नई क्रिएटिविटी के माध्यम से सीखने पर आधारित होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक एवं
वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर ध्यान आपका जोर देता है। बिल्कुल सही, नए नए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, नए नए एक्सपीरियंस के माध्यम से जब बच्चा सीखता है तो उसको क्या आती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसको होती है। तो ये आपका पॉजिटिव है। तो भाई हमारे नेगेटिव कितने हैं, एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव ये रहा, यानी फर्स्ट और थर्ड। कौन सा, फर्स्ट और थर्ड हमारे नेगेटिव है। तो नेगेटिव के भाई ये दोनों नेगेटिव हमारे भाई है, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 बहुभाषीयता, यानी यहां पर बात हो रही है आपके मल्टीलिंग्वलिज्म की बात हो रही है। किसके, मल्टीलिंग्वलिज्म की बात यहां पर हो रही है, बहुभाषीयता की बात हो रही है। देखिए एनईपी 2020 ने भाषाओं के संबंध में बहुत सारी बातें यहां पर कही हुई है। अगर यहां पर बात हो रही है मल्टीलिंग्वलिज्म की, यानी बहुभाषिकता की बात हो रही है, वो क्लास या वो स्कूल जहां पर अलग अलग भाषा वाले बच्चे रहते हैं वो होता है आपका बहुभाषिकता। या फिर कह सकते हो जैसे हमारा इंडिया जो कंट्री है, हमारा जो देश है, यहां पर भी कैसा आपको माहौल है, बहुभाषिकता वाला देश है, अलग अलग भाषा वाले लोग यहां पर रहते हैं। इसको कैसा मानना है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इसको आपको हमेशा एक संसाधन के रूप में लेना है। कैसे लेना है, एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि इसको कभी आपको एक बाधक मानना है, एक प्रॉब्लम मानना है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है हिंदी वाला बच्चा तमिल वाले से कुछ सीखेगा, तमिल वाला हिंदी वाले से सीखेगा। ठीक है, और आपस में क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, भाषा के साथ साथ में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है, हिंदी वाला के तमिल वाले से जब सीखेगा तो आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा, तो शब्द भंडार में भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, तो एक दूसरे की जब भाषा का आदान प्रदान होता है तो शब्दों को सीख जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके शब्दों को बोलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों की। ठीक है, तो शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इसको इसलिए इसको एक हमेशा संसाधन के रूप में माना गया बहुभाषिकता को। अब देखते हैं ऑप्शन को, बहुभाषिकता को बच्चों को सीखने में रुकावट की तरह देखते हैं, जी नहीं, गलत। इसको कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। किसके रूप में देखती है, पूंजी के रूप में देखती है, एक एसेट के रूप में देखती है। आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा, यहां पर बात हो रही है आपके ईसीसी की बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो रही है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का यहां पर आपसे उद्देश्य पूछ लिया कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब जरा इसके ऊपर हल्की सी नजर डालिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर हल्की सी नजर डालिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, और इसकी फोटो शायद दूसरी थी इसकी, चलो इसी के माध्यम से समझाता हूं मैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को। ठीक है, एक फोटो लाया था मैं इसकी छोटे बच्चों के माध्यम से, इसको देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया था सारा। ठीक, अब देखिए इसको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया आपकी पहली स्टेज आपकी फाउंडेशनल स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये वाली, आपकी फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, थोड़ा देखिए ध्यान से समझना। अब यहां पर फाउंडेशनल स्टेज कौन सी, आपकी 5 साल तक की आपकी फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, वो जो शुरुआत का आपके जो फाउंडेशनल स्टेज है, 5 साल तक फाउंडेशनल स्टेज है। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि भाई जो लगभग 6 साल का जो बच्चा रहता है, ठीक है, कि लगभग जो 6 साल का बच्चा होता है उसका 85% तक मानसिक विकास हो जाता है। कितना, 85% तक उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि उसका मानसिक विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका मानसिक विकास हो जाता है। तो जब बच्चे का शुरुआत के 6 साल में मानसिक विकास हो जाता है उसका, तो क्यों ना हम शुरुआती उसके 6 साल के अंदर जो शुरुआत के जो 6 साल है उसी में उसकी नींव को इतना मजबूत कर दे ताकि आने वाली जो ऊपर की उसकी इमारत है वो मजबूत हो जाए। तो शुरुआत के 6 सालों को बड़ा महत्वपूर्ण माना किसने, गवर्नमेंट ने, यानी कि सरकार ने। तो उसी के लिए आपने ये ईसीसी नामक एक प्रोग्राम चालू किया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें डेवलपमेंट के अंदर भी पढ़ते हो, तो उसके लिए प्रोग्राम चालू किया गया कि भाई शुरुआत के जो है 6 साल है, या इसमें ईसीसी के अकॉर्डिंग तो 8 साल दिए हुए कि शुरुआत के जो 8 साल तक है, 8 साल तक हम बच्चे की शुरुआती शिक्षा और उसकी जो देखभाल है तो उस पर हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसकी चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, उस पर हम सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी देखभाल करेंगे, सारी उसकी शिक्षा पर देखभाल करेंगे, ताकि हमने अगर इस नींव को मजबूत कर लिया, ये फाउंडेशनल स्टेज को अगर हमने मजबूत कर लिया तो ऊपर वाली नींव उसकी ऑटोमेटिक मजबूत होती चली जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या शुरू करा, ईसीसी नामक का ये अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करा, और जो आपका बड़ा फेमस भी होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपका ईसीसी नामक प्रोग्राम शुरू करा। ठीक है,
अब इस ईसीसी के अंदर बेसिकली क्या रहता है, जैसे शुरुआत के जैसे आपके 3 साल है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने शुरू करा कि भाई शुरुआत में बच्चों को होमवर्क वो टेक्स्ट बुक मत दीजिए, किताबों के माध्यम से मत पढ़ाइए, खेल कूद के माध्यम से पढ़ाइए। अब देखो हालांकि स्कूल के अंदर नहीं हो रहा है, अभी जैसे मेरे घर पे मेरे भांजे भांजी आए हुए हैं, ठीक है, तो अभी वो 6 साल के भी नहीं हुए, अभी वो सिर्फ यूकेजी के अंदर पढ़ते हैं। इतना भर भर के उनको होमवर्क दिया हुआ है, उनके जो क्लास टीचर है खूब दबा दबा के होमवर्क दिया हुआ है, जबकि इस स्टेज के अंदर तो ईसीजी के अंदर तो हम टेक्स्ट बुक का यूज भी नहीं कर सकते। अब उनको जाके अगर मान लीजिए हम जैसा कोई स्कूल के अंदर पहुंच जाए तो क्या होगा, दज्जीकरण कर देगा स्कूल का। लेकिन कौन सुनता है, टीचर्स को पता ही नहीं है इस वाली बात का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हम उनको टेक्स्ट बुक का यूज ही नहीं करने दे सकते बच्चों के ऊपर, और बच्चों के ऊपर इतना होमवर्क का लोड ही नहीं दे सकते। हमको इस स्टेज के अंदर तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गेम के माध्यम से, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देनी है, ठीक है, जो शुरुआत के आपकी स्टेज है। तो ये इस बात को कहता है आपका ईसीसी कहता है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इसकी एक फोटो लाया था मैं, अगर फोटो रह जाती तो यहां पर अगर आपके उद्देश्य से पूछ लिए तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग बेसिकली यहां पर बात कही हुई है, एक तो लैंग्वेज की बात करी हुई है, एक आपकी लिटरेसी की बात कही हुई है, ठीक है, लैंग्वेज की, लिटरेसी की, और इनके जो कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट करने की बात कही हुई है, किसके, इनके कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की बात कही हुई है, ठीक है, कम्युनिकेशन के पूरा ही लिख देता हूं, डेवलपमेंट की बात कही है, ठीक है, कि इनका लैंग्वेज, जो बच्चा भाषा बोलता है, जो लिटरेसी होती है, ठीक है, या उसके अलावा एक न्यूमरेसी भी होती है, ठीक है, एक न्यूमरेसी भी लिखी है इसके साथ में, एक न्यूमरेसी भी होती है, एक न्यूमरेसी होती है, ठीक है, ये LLN के नाम से आप लोग इसको याद कर लीजिए, LLN, ये आपका ईसीसी के उद्देश्य होते हैं। LLN ये न्यूमरेसी के उद्देश्य होते हैं कि बच्चों की जो भाषा होती है, लिटरेसी होती है, या फिर जो उसकी न्यूमरेसी होती है, इन तीनों चीजों का बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए, ये आपका ईसीसी का उद्देश्य होता है, जो शुरुआत की जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है। अब उद्देश्य के अंदर देखते हैं ये LLN यहां पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। शिक्षार्थियों में परिकलन कौशल का विकास करना, ठीक है, तो परिकलन कौशल का विकास नहीं आएगा। शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशल का विकास करना, न्यूमरेसी स्किल्स का विकास करना, देखो न्यूमरेसी आ गया भाई आपका, ठीक है, LLN के अंदर आपका न्यूमरेसी था, न्यूमरेसी आ गया। बच्चों के संख्याओं के नाम करना नहीं आएगा आपका, बच्चों को गिनती और गणन पाढ़े याद करवाना तो वैसे भी नहीं आएगा। आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते जा रहे होंगे, क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, और इतना ही आपके एग्जाम में आना है अगर आप इनको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आसान सा दिया हुआ है, बड़ा कौन सा दिया हुआ है, एनपी 2020 के मूल सिद्धांतों के अनुसार सभी विद्यार्थियों द्वारा डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता यानी एफएलएन की उपलब्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी जो एफएलएन है उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है या उपलब्धता है, किस क्लास तक सुनिश्चित करने की बात कही हुई है वो आपको बताना है। जो सरकार ने ये एफएलएन नामक जो ये बात कही हुई है, प्रोग्राम चलाया है, तो इसको सुनिश्चित करने की बात किस क्लास तक कही हुई है वो आपको बताना है। क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ, वो आपको बताना है। देखिए इसकी बात कही हुई है आपके क्लास थर्ड, किस तक, क्लास थर्ड तक, कि भाई क्लास थर्ड के बच्चों को हमको ये जो आपके 3R की बात की हुई है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक नॉलेज की बात की हुई है, ठीक है, कि भाई थर्ड तक के बच्चों को तो हमको ये पढ़ना लिखना और संख्याओं की नॉलेज तो एटलीस्ट इनको देनी ही देनी है हर हालत में, ताकि आगे जाके ड्रॉप आउट की समस्या ना बन पाए, बच्चा स्कूल छोड़कर ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये आपके क्लास थर्ड के बच्चों के संदर्भ में ये बात कही हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एनईपी 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती है, वो आपको बताना है। पहला, आलोचनात्मक सोच या समालोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए एनईपी 2020 के शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में ये चीज को डिफाइन किया गया है कि बच्चों के अंदर हमको क्रिएटिविटी और, ठीक है, बच्चों के अंदर हमको क्रिएटिव यानी सृजनात्मक और उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ही आपकी क्रिएटिव आपकी जो थिंकिंग होती है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक तरीके से आ जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बेसिकली जब बच्चा खुद अपने दिमाग का यूज करके, अपनी बुद्धि का यूज करके सही गलत का डिसीजन ले सके,
किसी चीज के अंदर खुद अपना क्रिएटिविटी के माध्यम से एक डिसीजन ले पाए, सही गलत का फैसला ले पाए, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर पाए, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, ये आपकी समालोचनात्मक चिंतन ये आपका होता है। अब आपके एग्जाम में जो क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जहां पर बच्चा एक क्वेश्चन का जो आंसर दे वो मल्टीपल आंसर दे, एक से ज्यादा आंसर दे, तो समझ जाना वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग या आपका क्रिएटिविटी से संबंधित होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप दिल्ली के बारे में लिखिए या दिल्ली के बारे में क्या जानते हो, तो जहां पर दिल्ली के बारे में ऐसे बहुत सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो समझ जाना वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कोई पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपका फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो जहां पर कई सारे आंसर देखने को मिले या कई सारे आंसर देखे जाने की संभावना हो, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल देखने को मिलता है।